इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आईएमएफ में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पद से हटाया गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया गया। हाल ही में आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 मिलियन के कर्ज की मंजूरी दी थी। एक तरफ हिंदुस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को जो मिलने वाला धन है वो किस तरीके से काटा जाए, उसे किस तरीके से कम किया जाए, पाकिस्तान को फटेहाल किया जाए। और दूसरी तरफ आईएमएफ ने मंजूरी दी थी $1 बिलियन के कर्ज की। दूसरी तरफ चर्चा करेंगे कि उमर अब्दुल्ला से पहले मुलाकात हुई दिल्ली में, उसके बाद नेवी चीफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई। तो आज 3 मई के दिन देश में बहुत कुछ घटा है, सारी घटनाएं बड़ी हुई हैं, एक एक कर सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। सर शुरुआत करें अगर आईएमएफ से, ये भारत बहुत कोशिश कर रहा था कि आईएमएफ से लोन ना मिले पाकिस्तान को, फिर कैसे ये हुआ? नहीं, भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, वो थे सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे वहां नियुक्त थे। ये भारतीय हैं। इनको वहां पे विरोध करना चाहिए था कि जिस तरह पाकिस्तान दुनिया भर में टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है और वो यूरोपीय मीडिया में स्वीकार भी कर रहा है जा जाकर कि हमने किया है 30 साल तक, ऐसे देश को क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को आर्थिक मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और तर्कपूर्ण तरीके से उसका विरोध करने का काम सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति का था। ये नहीं कर सके और पाकिस्तान को इस क्रूशियल टाइम में $1 मिलियन की मदद मिल गई। भारत सरकार इससे बहुत नाराज थी। उन्होंने सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। उन्हें भारत आने को कहा गया है और ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक टाइम में, युद्ध ही तो है, युद्ध का काल ही तो चल रहा है। बम गोले से नहीं चल रहा है, लेकिन वैसे तो चल ही रहा है ना, ऐसे चल रहा है, कोल्ड वॉर इसको बोलते हैं ना। और ऐसे वक्त में आपके दुश्मन को आपके रिप्रेजेंटेटिव के रहते हुए अगर $1 मिलियन की मदद मिल जाए, और दूसरी तरफ भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के आर्थिक स्रोतों को एक एक करके काटा जाए, क्या भारत को मिलता फायदा? भारत ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया, पाकिस्तान के साथ हर तरह के ट्रेड को बंद किया, इनडायरेक्ट जो ट्रेड होना है वो बंद किया, पानी नेवल ब्लॉकेड लगाए हैं, जो यहां के उनके यूट्यूबर्स हैं, उनके सेलिब्रिटी हैं, सबके चैनल को बंद किया। भारत सरकार इस हद तक प्रयास कर रही है और ऐसे वक्त में आपके रहते हुए $1 मिलियन की मदद मिल गई पाकिस्तान को। इसका किया मतलब नहीं, करना नहीं चाहा या कर नहीं सके? नहीं, आपने हो सकता है अपनी ओर से कोशिश की होगी, लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट वांट रिजल्ट। कंक्लूजन ये निकला कि पाकिस्तान के लिए सैंक्शन हुआ, इसका मतलब आप फेलियर हो गए, आप इनएफिशिएंट हैं। आपको हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए थी। कैसे पाकिस्तान को मिल गया? और इस वजह से सरकार नाराज थी और उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। ठीक है, इससे इंटरनेशनल तौर पर भारत की स्ट्रेटेजी कुछ कमजोर होगी, भारत का पक्ष कमजोर होगा इंटरनेशनली? नहीं, भारत का पक्ष कमजोर बिल्कुल नहीं होगा। भारत सरकार ने अपना एक अपॉइंटी को वहां पे रख रखा था, उसको वापस बुला लिया, दूसरे को उसके जगह पे नियुक्त किया जाएगा इसमें। और ये हर देश करता है, कभी बहाल करता है अपने पदाधिकारी को, कभी हटाता है, तो इसमें भारत की साख कैसे खराब होगी? ये तो हमारा मैटर है ना कि आपने उस स्टेज पे पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद का विरोध नहीं किया, उसको मिला कैसे? ठीक है सर, अगली तरफ चलते हैं। उमर अब्दुल्ला को दिल्ली बुलाया गया, प्रधानमंत्री आवास में लगभग आधे घंटे से ज्यादा बैठक हुई। सबसे बड़ी बात है कि यह शेड्यूल मीटिंग नहीं थी। उमर अब्दुल्ला को तुरंत कहा गया कि आप दिल्ली आइए, प्रधानमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं, और एक सिंबॉलिक गेस्चर था। आपने शायद गौर नहीं किया, अगर वो तस्वीरें होती तो मैं दिखा देता। दोनों ने नेवी ब्लू कलर की जैकेट पहन रखी थी, उमर अब्दुल्ला ने भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। इस मुलाकात की जो तस्वीरें आई हैं उसके अनुसार, क्या ये कोई प्रतीक है, ये सिंबोलिज्म है या कोई इंसिडेंट है? मैंने ग्रुप में भेजी है वो तस्वीर को। जी जी जी, दिखाएंगे दर्शकों को, दिखाएंगे। हाँ, वो दोनों ने नेवी ब्लू कलर की जैकेट पहन रखी थी और नेवी ब्लू कलर जो है भारतीय नेवी का भी प्रतीक है। तो क्या भारत सरकार जो कुछ करने जा रही है वो इंडियन नेवी के माध्यम से करने जा रही है? बड़ा सवाल है। और सवाल तो यह भी है कि उमर अब्दुल्ला से करीब 30 मिनट के आसपास मुलाकात हुई। उसके बाद वो निकले
तो उनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस झलक रहा था सरकार के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति, कि केंद्र सरकार कुछ करने जा रही है। और इनकी मुलाकात खत्म होने के बाद सीधे इंडियन नेवी चीफ को बुलाया गया, और इंडियन नेवी चीफ के साथ सिर्फ प्रधानमंत्री की, सोचिए, भारत का प्रधानमंत्री और भारत का नेवी चीफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये दोनों करीब करीब 1.5 घंटे तक एक कमरे में बैठ के कुछ बातें करते रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत जो कुछ करने जा रहा है उसमें इंडियन नेवी का एक अहम रोल होने वाला है। क्या करेगा, कैसे करेगा, यह हमें नहीं पता, लेकिन जो भारत सरकार जो कर रही है उससे हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं। जैसे कल अचानक अपने फाइटर प्लेन्स को गंगा एक्सप्रेसवे पे उतार देना, ट्रायल रन, लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों का ट्रायल हुआ है, दिन में भी हुआ है, रात में भी हुआ है, अकारण नहीं है। प्रधानमंत्री लगातार जो बैठकें कर रहे हैं वो अकारण नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जो खुद रशिया में विक्ट्री डे परेड में शामिल होने वाले थे, उन्होंने अपना वो दौरा कैंसिल कर दिया है। और भारत में के जो जबलपुर में जो आयुध फैक्ट्री है उसे कहा गया है कि सारी छुट्टियां रद्द की जाती है सभी कर्मचारियों की, आप दुगना तिगुना गोला बारूद के प्रोडक्शन के लिए तैयार रहें, रेडी रहें। ये अकारण नहीं है। अकारण तो आज एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से ही बात की है। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रहा है, रशिया खामोश था, वो किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा था। सर एक मिनट रुकिए। देखिए, दोनों नेताओं की सेम कुर्ता है और सफेद कलर का जो कुर्ता है वो सफेद कलर का दोनों ने पहना हुआ है, और नेवी ब्लू कलर की नीली जैकेट दोनों ने पहनी हुई है। देख सकते हैं कि मुद्रा क्या है, बहुत गंभीर ये मीटिंग रही। जी पंकज जी, मैं यही कह रहा था कि क्या यह कोई सिंबोलिज्म था या कोइंसिडेंट था, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री अकारण कुछ नहीं करते। मैं वही आगे बता रहा था, एस जयशंकर वाली बात पे मैं आता हूं। आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से बात की, और मैं बता रहा था कि जब से भारत पाकिस्तान का टेंशन चल रहा है, रूस खामोश था, वो किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा था। आज एस जयशंकर से मुलाकात के बाद रशिया ने कहा कि हम भारत के साथ है, भारत आतंकवाद का पीड़ित है। ये बहुत बड़ा मेजर टैक्टिकल शिफ्ट है रूस के स्टैंड में, क्योंकि देखिए, एक तरफ चाइना है जो कि कह रहा है कि हम हर तरह से पाकिस्तान की मदद करेंगे, दूसरी तरफ रशिया है जो कि चाइना को अपना भाई बताता है। वैसे माहौल में रशिया अगर न्यूट्रल रहे या फिर पीछे से बैक एंड सपोर्ट चाइना को करता रहे तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी। लेकिन रूस भारत का ऑल वेदर फ्रेंड भी है। नहीं, उस दोस्ती को तो हम कम कर चुके हैं ना अमेरिका के चक्कर में सर, ये मानिए या ना मानिए आप, दोस्ती में तो फर्क पड़ा है। नहीं सर, देखिए, दोस्ती में तो फर्क पड़ा है। अच्छा, मैं बताता हूं, दोस्ती में फर्क पड़ा है तो सबसे ज्यादा आज भी हम डिफेंस इंपोर्ट किसके साथ कर रहे हैं? तमाम सबसे ज्यादा हथियार हम रशिया से हम खरीद रहे हैं। बिल्कुल खरीद रहे हैं। जब रशिया को कोई पूछ नहीं रहा था, उस पर चारों तरफ से सैंक्शन लगाए हुए थे, तो उससे कच्चा तेल किसने खरीदा? हमने, भारत ने खरीदा है, अमेरिका के विरोध के बावजूद खरीदा है। तो कैसे कह सकते ये पाकिस्तानी नैरेटिव है कि हम चाइना के थ्रू रशिया के क्लोज आ रहे हैं और भारत उससे दूर जा रहा है? ये कभी नहीं होने वाला है। दूर नहीं कहा सर मैंने कहा कुछ फर्क पड़ा है। जिस तरीके से अमेरिका के साथ हमारी डील हुई यूक्रेन मुद्दे पर, हम खुलकर यूक्रेन के विरोध में नहीं गए, रशिया के साथ नहीं आए, तो फर्क तो पड़ा है, इस बात को मानिए आप। ये जो आप कह रहे हैं ना, चुप्पी रही है, 10 दिन की चुप्पी के बाद अगर रशिया बोलता है तो फिर फर्क तो है सर। इजराइल और अमेरिका की तरह नहीं बोला ना साथ के साथ। देखिए, आप बताइए, एक बताइए कि पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन को अपने हथियार बेच रहा था, भंगार। हाँ बिल्कुल बेच रहा था। ये बात रशिया को पता नहीं है। रशिया के दुश्मन की मदद कर रहा है, उसकी रूस मदद करेगा कभी? कॉमन सेंस बताइए। मैंने ऐसा कब कहा कि सर रशिया पाकिस्तान की मदद करेगा? कोई आप समझ नहीं रहे हैं बात को। मैंने कहा कि थोड़ा सा फर्क आया है। जो रिश्ते हमारे थे, दोस्ती आज भी हमारी है, आज भी रशिया हमारे सबसे करीब है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन अमेरिका के चक्कर में, अमेरिका के दबाव में जिस तरीके से भारत पिछले दिनों में आया, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। खैर चलिए उस बात पर नहीं आते हैं। मेन हमारे लिए है कि रशिया हमारे साथ आया है खुलकर। अब बिल्कुल पहली बार एस जयशंकर से बात टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बाद
रूस के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि भारत आतंकवाद का पीड़ित देश है। अब ऐसे मौके पर यह कहना ही अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तो रशिया को साथ लिया। इस युद्ध काल में हमें फ्रांस ने राफेल मरीन दी अनुमति दी, मरीन दिए हैं, वो नेवी के पास जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि जो हो रहा है ना, उससे एक अंदाजा लग रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं नेवी के जरिए कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक जमीन से हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, हवा से, अब पानी का नंबर है। हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं, हमें तो पता नहीं। लेकिन एक कमजोर कड़ी है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान का एयरफोर्स थोड़ा सा कॉम्पिटेंट है चाइना के एयर फाइटर्स प्लेन लेके या अमेरिका से F-16 खरीद के। उसकी थल से ना थोड़ा मुकाबला कर सकती है, पर नेवी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। दैट्स इंपॉर्टेंट। उनके नेवी की हालत बहुत खराब है। नेवी तो उनका टिकता ही कहीं नहीं भारत के सामने। तो इसलिए तो भारत को एक एडेड एडवांटेज है नेवी। न्यूक्लियर मरीन उनके पास नहीं है, डिस्ट्रॉयर उनके पास नहीं है, पनडुब्बियां भारत के पास 18, उनके पास 8 हैं। जो टेक्नोलॉजिकल गैप है भारत में और जो मारक क्षमता है, सबसे ज्यादा गैप है नेवी में। इस बात को आप समझिए। इसलिए शायद भारत, हम गेस कर पा रहे हैं, शायद भारत नेवी के जरिए कुछ करेगा। और जिस तरह अपने जो मेरीन कमांडोज हैं, मार्कोस, उनको जिस तरह से एक्टिवेट किया गया है, या जिस तरह से नेवी चीफ के साथ बातचीत हुई है, या फिर मैं एक सिंबोलिज्म की बात कर रहा था, जो दोनों जिस तरह के कपड़े पहने हुए, ये सब एक ही ओर इशारा करे। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आयुध फैक्ट्री को यह कहा गया है कि आप अपने प्रोडक्शन दुगने करने के लिए तैयार है, सभी छुट्टियां रद्द की जाती हैं, रक्षा मंत्री ने कहा है। तो ये सारे इशारे इस बात के लिए कर रहे हैं कि अब डी डे आने वाला है, जो डिसाइडिंग डे है ना, जो हम कह रहे थे ना कि कब होगा कब होगा कब होगा, बहुत जल्द होगा, बहुत नजदीक घड़ी आ चुकी है, टारगेट लॉक किया जा चुका है। पाकिस्तान को बोलने दीजिए। आज शहबाज शरीफ भागे भागे अरब देश गए, पता है ना? बिल्कुल, उन देशों से मिल रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, जो निंदा कर चुके हैं पाकिस्तान के हमले की। वो क्यों गए हैं पता है? कि पाकिस्तान जो गए जाएंगे सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है, उनको कहेंगे कि मोदी आपको अपना भाई मानते हैं, प्लीज आप उन्हें रोक सकते हैं, आप ही रोक सकते हैं, क्योंकि रशिया ने तो हाथ खड़े कर दिए, अमेरिका हमारी मदद कर नहीं रहा है, चाइना की भारत सुनेगा नहीं। तो कौन ऐसा है जो भारत को रोक सके? तो सऊदी अरब है। इसलिए वो गुहार लगाने गए हैं, मरता क्या न करता। और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कुछ दिन पहले, अब सिर्फ देखिएगा वो शांति की गुहार लगाएंगे। गए थे शहबाज शरीफ अपने भाई से कि हमें क्या करना चाहिए। नवाज शरीफ ने अपने कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है, उन्होंने अमेरिका में अपने कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है, वो रशिया से बात कर रहे हैं, वो अरब देशों से बात कर रहे हैं कि प्लीज भारत को रोको, हम बर्बाद हो जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें करना कि हम भी जवाब दे देंगे या न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, वो अलग बात है, लेकिन जब रियल वॉर होता है ना, तो पाकिस्तान को पता है। एक और मैं बड़ी खबर दे रहा हूं अपने दर्शकों को। पाकिस्तान ने अपने जो हथियार डिपो के 60% जो उनका डिपॉजिट था वो यूक्रेन को बेच दिया है पैसे की खातिर। अब उनके पास शॉर्टेज है, और इस शॉर्टेज को गैप करने के लिए उन्होंने चाइना से मदद मांगी है। चाइना से कहा है कि आप 40 करोड़ युआन की हमें इमीडिएट मदद दीजिए, तभी हम बच सकते हैं। चाइना ने कहा कि बड़ा अमाउंट है। नहीं, 30 लाख युआन का सैंक्शन किया था चाइना ने, वो दे चुका था, लेकिन अब उसे कहा है कि उसे बढ़ाकर 30 लाख युआन से 40 लाख युआन आप कर दीजिए, लगभग 10 लाख युआन आप हमें दे दीजिए, $1.6 बिलियन। हाँ, और वो इमीडिएट मांग रहे, माफ कीजिए मैंने करोड़ बोल दिया था, वो लाख था जी, 40 लाख युआन था। तो चाइना ने कहा कि भाई इतनी बड़ी रकम तुम तुरंत मांग रहे हो, तो हमें भी थोड़ा समय दो, हमारे पास भी तो भंडार है नहीं कि, और तुम तो ऐसे गहरे कुएं हो कि तुम्हें कितना भी पैसा डालते जाओ, रिटर्न तो कुछ होना है नहीं। तो ठीक है, दोस्ती के नाम पे हम अपने पैसे कब तक लुटाते रहेंगे? ये हालत है। और वो दी है ना तुर्की से नहीं तो देंगे, ऐसा नहीं, मरने के लिए भी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अपना खजाना पाकिस्तान के लिए खोल देंगे। चाइना को नहीं पता है क्या कि भारत के साथ जब लड़ाई होगी, अच्छा बताइए, भारत के साथ लड़ाई होगी पाकिस्तान की,
और खजाना खाली करे चाइना, और बदले में क्या मिलेगा ठीक है चीन को। सर, आपने मुझे एक वीडियो भेजा था सपोर्ट जी, और जिसमें कुछ हथियारबंद लोग हैं, बता पाएंगे क्या कुछ कह रहे हैं लोग? नहीं, ये भारत के गोरखा हैं। गोरखा के बारे में लोग जानते हैं, वो नेपाल के नागरिक होते हैं जो कि हमारी फौज के लिए लड़ते हैं, और उनकी बहादुरी के किस्से मतलब नेपाल के घर घर में, भारत के घर घर में गाए जाते हैं। ठीक है, सुनवा देते हैं एक बार, सुनाइएगा जरा। दिखाया कि गोरखा क्या बोल रहे हैं। धर्म पूछ पूछ के मारते हो, हमें जानते हो हम कौन है? हम है भारत का गोरखा। यदि लड़ना है तो हमारे साथ आओ, तुम्हारा सर अलग धड़ अलग कर देंगे घर में घुस के। 1971 का भूल गया? हाँ, इतना जल्दी? जी, अब ये गोरखा के बारे में मैंने इसलिए यहां पे वर्णन किया कि गोरखा आमतौर पे नेपाल के नागरिक होते हैं जो कि भारतीय फौज में काम करते हैं। नेपाल को लेके एक नैरेटिव सेट किया जाता रहा है हमारे देश में कि चाइना नेपाल में बहुत अंदर घुस गया है और नेपाल को पैसा दिया है, कर्ज दिया है। वो सारी बातें एक तरफ है, लेकिन याद रखिए कि नेपाल हिंदू देश है और हमारे साथ नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है। जब जब भारत पे इस तरह के संकट आए हैं, नेपाल के नागरिकों ने जान की बाजी लगाकर भारत माता के मस्तक को ऊंचा किया है, और नेपाल के गोरखा रेजिमेंट जो कि भारतीय फौज का एक अहम अंग है, उन्होंने बहादुरी की वो मिसाल कायम की है कि जो दुश्मन जो है वो गोरखा के नाम से कांपता है। और आज गोरखा दहाड़ रहे हैं, पाकिस्तान को धमका रहे हैं कि तुम धर्म पूछ के मारते हो। और मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि जब पहलगांव में आतंकियों ने मारा तो उसमें एक नेपाली नागरिक बिल्कुल 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 नेपाली हिंदू था। तो हमारा जो बॉन्डिंग है ना नेपाल के साथ, वो ब्लड की बॉन्डिंग है, वो सिर्फ पैसे से खरीदा हुआ रिश्ता नहीं है। हर नेपाली के दिल में भारतीय बसता है और हर भारतवासी के दिल में नेपाल बसता है, याद रखिए। तो नेपाल और भारत कभी अलग नहीं हो सकते। जब तक सीता जी का मायका नेपाल में है और राम जी हमारे भारत के हैं, तब तक ये संबंध कोई नहीं तोड़ सकता। और जब तक काठमांडू में पशुपतिनाथ है और भारत में बाबा गोरखनाथ हैं, तब तक इस संबंध को कोई नहीं तोड़ सकता। और इसलिए मैंने ये वीडियो दिखाया। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पहले उमर अब्दुल्ला से प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है, फिर नेवी चीफ से रक्षा मंत्री की मुलाकात होती है, आईएमएफ पर में जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उन पर तगड़ा एक्शन होता है, गोरखा भी ललकार रहे हैं। तो बहुत कुछ इस वक्त घट रहा है। आयुध निर्माण है, जहां हथियार इस देश का बनता है, उसे भी बिल्कुल स्टैंड बाय पर रहने के लिए कहा गया है। और फिलहाल मौजूदा वक्त में हम जो हथियार इस्तेमाल करते हैं, गोला बारूद, वो 88% अपने देश में बना हुआ इस्तेमाल करते हैं, 12% हम बाहर के देशों पर निर्भर हैं। जी सर, भारत ने अभी अभी 300 मिसाइलों का ऑर्डर दिया है। प्रलय मिसाइल है या प्रहार है उनका नाम है, अभी आज की एक खबर है। किसे दिया है सर? शॉर्ट रेंज मिसाइल अपने यहाँ, अपने आयुध फैक्ट्री। हमारे यहाँ वो स्वदेशी है, अब सब जो होगा मेड इन इंडिया होगा। और तुरंत सप्लाई करने के लिए कहा है। ये जो मिसाइलें है ना 300, ये शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं, मतलब कम दूरी की मारक क्षमता वाली। लेकिन इनकी खूबी क्या है पता है? ये बिल्कुल सटीक निशाना लगाती है। दुश्मन का कोई हवाई जहाज उड़ के आ रहा हो, फाइटर प्लेन आ रहा हो, लॉन्ग रेंज मिसाइलें तो दूर जाके टारगेट को मारती हैं और टारगेट से डेविएट करने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इनको अपने टारगेट पे किया, दुश्मन का फाइटर जेट आ रहा है, बुम, एक बार में तुरंत। अभी वो प्रलय मिसाइलों का ऑर्डर किया है भारत ने। इसके अलावा 48 एयर डिफेंस, शॉर्ट टर्म एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारे यहां स्वदेशी मेड है, उसको भी तुरंत लगाने का निर्देश दिया गया है। तो सोचिए किस व्यापक पैमाने पे तैयारियां चल रही है। हम कोई बहुत दूर जाके ब्रह्मोस नहीं दागने वाले हैं, लेकिन दुश्मन देश का कोई भी फाइटर प्लेन हमारे यहां आया तो बस वो राख के ढेर में ही गिरेगा। ये तैयारी। भारत के पास अधिकतम दूरी की जो मिसाइल है वो 5000 किलोमीटर तक वार कर सकती है, और पाकिस्तान के पास जो मिसाइल है जो सबसे ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है वो सिर्फ 2750 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। भारत और पाकिस्तान हथियारों के मामले में कहीं नहीं टिकते। जी,
एक बात जान जाइए, हमें जी। लॉन्ग रेंज नहीं चाहिए। लॉन्ग रेंज में तो बलूचिस्तान पड़ता है, हमें तो पंजाब मारना है, इसलिए हमें शॉर्ट रेंज में चाहिए। नहीं सर, मैंने बस एक ताकत भारत की क्या है, भारत के हथियारों की ताकत क्या है वो बताने के लिए सिर्फ जो है ये आंकड़ा बताया था। बाकी देखते हैं कि डिसाइडिंग डे कब आता है। जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, लगता तो है डिसाइडिंग डे नजदीक है, जब पाकिस्तान के आतंक का और उनके आकाओं का फैसला होगा। बाकी पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।